dimensions of ethics. एथिक्स जो होती है, एक तो एथिक्स की काफी ब्रांचेज हैं। डिस्क्रिप्टिव, मेटा, नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड एथिक्स। लास्ट टाइम अप्लाइड एथिक्स से क्वेश्चन आया था। अब अप्लाइड एथिक्स में पहले होता है बायो एथिक्स। कोई बताएगा बायो एथिक्स क्या होता है? अप्लाइड एथिक्स जो मेडिकल में, जो मेडिकल फील्ड पे या मेडिसिन बायोलॉजी, इस पे कोई भी एथिकल इशू होता है वो बायो एथिक्स के अंदर पे आता है। जैसे वैक्सीन वाला इशू था कोविड के टाइम पे। तो पहले हम अप्लाइड एथिक्स देखते हैं कि अप्लाइड एथिक्स वो है जो जिसकी प्रैक्टिकल applications of applications of moral principles across various domains of human activity। ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें पहला है बायो एथिक्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है। बायो एथिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज इमर्जिंग फ्रॉम एडवांसेस इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। स्टडी ऑफ एथिकल इश्यूज इमर्जिंग फ्रॉम एडवांसेस इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे भी लाइक हेल्थ केयर, मेडिकल रिसर्च या बायोटेक हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स लाइक इश्यूज ऑफ अबॉर्शन हो गया, यूथनेशिया हो गया। तो एथिकल कंसिडरेशन ऑर्गन डोनेशन में हो गया, या हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज होगी। तो एक इसमें भी एक मॉरल इशू आ जाता है कभी। तो जब से बायोटेक्नोलॉजी आया, जैसे क्लोनिंग, जीन थेरेपी, वो जो चाइना में हुआ था बायोटेक पे, क्लोनिंग, जीन थेरेपी एंड इवन स्पेस एक्सप्लोरेशन जो होता है, तो इसने एक बायो एथिकल इंक्वायरी का भी स्कोप बढ़ा दिया है। तो मेन प्रिंसिपल्स हैं जो बायो एथिक्स के, प्रिंसिपल्स ऑफ
बायोएथिक्स। पहले इसमें आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में क्या हो गया कि राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर ऑन लाइफ्स एंड बॉडीज। जैसे हेल्थ केयर में है, डॉक्टर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए पेशेंट के डिसीजंस को, एंड जो ट्रीट कर रहे हैं वो पेशेंट को, उसके लिए पेशेंट का क्या डिसीजन है। जैसे एग्जांपल, जो पेशेंट डायग्नोज हो रहा है कैंसर के लिए, अगर वो रिफ्यूज कर दे रहा है कीमोथेरेपी के लिए, पूरा, जब हम डॉक्टर उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी बता रहा है उसका, लेकिन अगर वो मना कर दे रहा है, तो तब भी डॉक्टर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसके डिसीजंस की। तो एग्जांपल लिख लो, पेशेंट डायग्नोस्ड with cancer decide to refuse chemotherapy. Diagnose decides to refuse chemotherapy after fully informed about the potential outcomes and risk. Informed about potential outcome and risk. तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट रिस्पेक्ट दिस डिसीजन। अगर वो बिलीव करते हैं कि ट्रीटमेंट वुड बी बेनिफिशियल, फिर भी, फिर सेकंड बायो एथिक्स में होता है बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर रिकमेंड करता है फ्लू वैक्सीन टू ए पेशेंट बिकॉज इट इज पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन कोई भी वायरसेस है। तो यहाँ से वो प्रमोट कर रहा है पेशेंट की हेल्थ एंड डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है। तो बेनिफियंस का मतलब ये होता है कि एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट और रिसर्च सब्जेक्ट। एक्टिंग इन बेस्ट interest of acting in best interest of the patient and research subject। तो इसमें एग्जांपल लिख सकते हो फ्लू वैक्सीन से या कुछ भी। अगला हो गया नॉन मेलिफिसेंस। नॉन, एक कीवर्ड याद रखना आप। इसमें डू नॉट हार्म हुआ इसका मतलब। और ये ऑब्लिगेट करता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को टू अवॉइड कॉजिंग हार्म टू पेशेंट एंड प्रिवेंट हार्म वेन एवर पॉसिबल। एग्जाम्पल, कि अगर सर्जन डिसाइड कर रहा है अगेंस्ट परफॉर्मिंग एन अननेसेसरी सर्जरी ऑन द पेशेंट बिकॉज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कोई पोटेंशियल बेनिफिट के लिए, तो वहां पे काफी हेल्थ केयर
और काफी हॉस्पिटल्स में ये इशू आजकल आ रहा है कि अननेसेसरी सर्जरी के लिए भी कभी कभी सर्जन बोल देता है, ए सर्जन डिसाइड अगेंस्ट unnecessary surgery on patient। फिर आ गया जस्टिस। जस्टिस में फेयरनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। इसमें कोविड का एग्जांपल आप लिख सकते हो। फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड ट्रीटमेंट। तो वही ये रिक्वायर करता है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड देयर इज इक्विटेबल एक्सेस ऑफ मेडिकल केयर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोई भी फ्लू पेंडेमिक या उसका ले सकते हो आप, कोविड का एग्जाम्पल। अगर लिमिटेड सप्लाई है वैक्सीन्स की, वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बेस्ड ऑन नीड्स एंड रिस्क फैक्टर्स, जैसे एज हो गया, हेल्थ हो गया, या क्या क्या रिस्क वो फोज कर सकता है, रेदर देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये क्या इंश्योर करेगा? फ्री एक्सेस ऑफ वैक्सीन ड्यूरिंग फ्लू एंडेमिक, लिमिटेड supply of vaccines distributed based on need and risk। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसमें होगा कि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशंस हैं, तो उनको शेयर नहीं करना किसी के। कीपिंग पर्सनल एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। एंड शेयर it only with those who have a legitimate access to know या need to know। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे कोई भी नर्स है, वो कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट कर रही है, तो विदाउट पेशेंट कंसेंट वो किसी को ये शेयर ना करें। नर्स डज नॉट डिस्क्लोज ए पेशेंट, does not disclose patient's HIV status। फिर वैसे 5 पॉइंट हमारे हो गए, लेकिन आप अदर्स लिख सकते हो। इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो गया, कि प्रोवाइडिंग पेशेंट विद ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो, तो पार्टिसिपेंट इज गिवन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स।
participate is given, participants is given, detailed information, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी पर्पज हो गया, प्रोसीजर हो गया, पोटेंशियल रिस्क एंड बेनिफिट्स हो गए, और वॉलंटरीली वो एग्री कर रहा है पार्टिसिपेशन के लिए। अबाउट मोटिव एंड और भी जैसे इनका एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकता है? गवर्नमेंट ने कुछ जो एक्ट बना रखे हैं, एमटीपी हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो इंडिया गवर्न्स द एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ अबॉर्शन। ये एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो, इंडिया गवर्न्स ए एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ अबॉर्शन। तो जो बायो एथिक्स है इंडिया में, वो और भी डिस्कशंस में हम देख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स में और अबॉर्शन प्रोसीजर्स में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी रेज करता है एथिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ एम्ब्रॉयज एंड द सिलेक्शन पर्पज ऑफ फॉर इम्प्लांटेशन। तो बायो एथिक्स जो है ये एक डिस्कशन अबाउट यहाँ पे हो सकता है द राइट ऑफ एम्ब्रॉयज एंड द एथिकल implications of genetic selections in assisting reproductive technologies। एक क्वेश्चन अप्लाइड एथिक्स में जो बन सकता है वो है बायो एथिक्स से। नेक्स्ट जो लास्ट ईयर आया था, इन्वायरमेंटल एथिक्स। इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग अवर आवर रिलेशनशिप विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग आवर relationship with relationship with the natural environment, moral principles guiding our relationship with natural environment, and it addresses the ethical responsibilities of human toward the environment and non-human entities। तो ये क्या टैकल करता है? मॉरल डायलेमा सराउंडिंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अगर फ्रॉम एडवोकेटिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टू एड्रेसिंग द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, प्रमोटिंग नॉन हार्मिंग टू एनिमल्स, या इन्वायरमेंटल एथिक्स इसमें गाइड करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग इन इकोलॉजिकल मैटर्स। इन्वायरमेंटल एथिक्स guides ethical decision making in ecological matters। अब जो इसके की प्रिंसिपल्स हैं,
फर्स्ट आ गया रेस्पेक्ट फॉर नेचर। रेस्पेक्ट फॉर नेचर में हम क्या देखेंगे कि अ, ये इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो है नेचुरल वर्ल्ड की, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर यूटिलिटी टू ह्यूमन। तो इस प्रिंसिपल में हम मॉरल वैल्यू देखते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या लिविंग विंग्स के लिए जो भी इकोसिस्टम में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी काम कर रही है, एक कंपनी चूज टू प्रिजर्व ए फॉरेस्टेड एरिया रेदर देन क्लियर कटिंग ऑफ द टिम्बर, acknowledging the forest inherent value and the right of the plant and animals within it to exist. A company chosen to preserve a forested area. Forested area rather than clear cutting of forest. फिर नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में आप देखोगे जो नीड्स है ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ability of future generations to meet their own needs, focuses on the needs of present without compromising the ability, without compromising the ability of future generations to meet their own needs, future generations to meet their own need। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या प्रमोट करता है? रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी सिटी इम्प्लीमेंट कर रहा है एक रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, या हम गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, लाइक सोलर हो गया, विंड पावर हो गया। क्यों? ताकि जो रिड्यूस हो रिलायंस इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम हो। ये सिटी इम्प्लीमेंट रिसाइकलिंग प्रोग्राम। कोई भी करंट में कहीं पे भी कुछ लगता है प्लांट्स वगैरह, आप एग्जांपल में भी लिख सकते हो। जैसे अभी सूरत वगैरह में कुछ हुआ था, या इंदौर में, वहाँ पे सारा वेस्ट भी रिसाइकिल होता है। ये रिसाइकलिंग प्रोग्राम। अगला है इंटरकनेक्टनेस। इंटरकनेक्टनेस ये रिकॉग्नाइज करता है कि सारे एलिमेंट जो हैं इकोसिस्टम के, और इम्पेसिस करता है कि अगर एक पार्ट में भी इन्वायरमेंट के कुछ चेंज हो, वो इम्पेक्ट करेगा अदर पार्ट्स को, या उसके कुछ अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट भी हो सकते हैं। लाइक अगर फार्मर्स एडॉप्ट कर रहे हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसके बेनिफिट उसको क्या होंगे, कहाँ कहाँ होंगे
कि उसके जो सॉइल्स में, तो वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि प्रिजर्विंग द बेनिफिशियल और जो इंसेक्ट होंगे उसमें, टू हेल्प एंड बैलेंस सॉइल इकोसिस्टम, फार्मर्स, एग्जाम्पल में ही लिखते हैं सीधे, फार्मर्स एडॉप्ट integrated pest management instead of instead of uh, instead of chemical fertilizer या pesticides, preserving the preserving beneficial insect to soil. फिर stewardship, ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो फॉर मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर इन्वायरमेंट. इट इंटेल्स प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्या इंश्योर करता है देयर प्रॉपर यूज एंड कंजर्वेशन. फॉर अगर एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो इन्फोर्स कर रहा है स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज, या इन्वेस्ट कर रहा है रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स पे, या कैंपा का फंड अच्छे से वाइजली उसे वो यूज कर रहा है कैंपा वगैरह, तो ये एड्रेस करता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कोई भी बर्डन भी होगा. अम, तो आप ये कह सकते हैं हम मैनेजिंग एंड केयरिंग फॉर इन्वायर. एग्जाम्पल ले लेते हैं. गवर्नमेंट इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज. स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज and wise use of funds like कैंपा. फिर आ गया जस्टिस एंड इक्वेलिटी. कितने पॉइंट हो गए? एक, दो, तीन, चार. जस्टिस एंड इक्वेलिटी, कि सारे लोग रिगार्डलेस ऑफ रेस, एथनिसिटी या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैव इक्वल एक्सेस टू हेल्दी इन्वायरमेंट. तो ये क्या एड्रेस करेगा? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल. मान लो कोई भी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन फाइट कर रही है अगेंस्ट द प्लेसमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट फैसिलिटी इन लो इनकम नेबरहुड. तो अगर स्लम्स वगैरह पे भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज लग रही है जो उनको हार्म कर सकती है, तो ये लोग एडवोकेट करेंगे फॉर रेजिडेंट्स राइट, राइट टू सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट. एग्जाम्पल, एवरी individuals regardless of socio-economic conditions have right to a safe and clean living environment.
क्लीन लिविंग एनवायरनमेंट। आप इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो, रेस्पेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी। It recognizes the importance of maintaining diversity of species in any ecosystem. एग्जाम्पल, कोई भी कंजर्वेशनिस्ट है, वो वर्क कर रहा है टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पेसीज एंड उनके हैबिटेट को, सच एज क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व बन रहा है या ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। एग्जाम्पल, conservationist work for protecting endangered species and their habitat, their habitat। अब इन्वायरमेंटल एथिक्स का एप्लीकेशंस अभी तक कहाँ कहाँ पे हो रखे हैं? एप्लीकेशन, चिपको मोमेंट। चिपको मोमेंट में क्या हुआ कि जो इंटरवेंशन, जो उत्तराखंड के हाई कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ यहाँ पे उस टाइम पे, कि जो रिकॉग्निशन और भी रिवर्स को भी मिला है, इवन प्रिजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट वाला इसको आप कह सकते हो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो इसने भी एक अभी जो रिसेंट लीगल बैटल है वेस्टर्न घाट से लेके वेस्टर्न घाट्स, चिपको या कभी हाई कोर्ट क्या दे रही है, गंगा जैसे रिवर को लीगल एंटिटी मान रही है। तो ये क्या हाईलाइट करता है? द इंटरसेक्शन ऑफ एथिक्स एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस। इवन द लीगल बैटल जो अभी वेस्टर्न घाट से लेके मिल रही है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है इंडिया का, ये भी एथिकल क्वेश्चन रेज करता है कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है वो एडवोकेट करते हैं सस्टेनेबल लैंड यूज पॉलिसीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेजाइल इकोसिस्टम। तो इसमें भी आप लिख सकते हो, क्या आएगा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो मेन दो थे अप्लाइड एथिक्स के, एक तो जहाँ से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स और मेडिकल एथिक्स के बारे में, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी और भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल एथिक्स हैं या टेक्नोलॉजिकल एथिक्स में इसके प्रिंसिपल्स है प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। फिर मीडिया एथिक्स हैं। मीडिया एथिक्स का भी, अगर फेक न्यूज़ पे कोई मीडिया चला रहा है तो वो अनएथिकल है। अगर कोई भी कवरेज कर रहा है सेंसिटिव इश्यूज के, सच एज कम्युनल वायलेंस या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, तो एक बैलेंस मीडिया को भी यहाँ पे रखना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म पे, टू इंश्योर एक्यूरेट एंड अनबाइस्ड रिकॉर्डिंग। एक हो गया डिजिटल मीडिया एथिक्स, आजकल जो इन्वॉल्व कि जैसे डिजिटल मैनिपुलेशन है, इमेजेस का फीक डे फिक्स वगैरह का यूज हो रहा है, फेक न्यूज का डिजिटली काफी सर्कुलेशन हो रहा है, कि मिस हेट स्पीचेस ऑन सोशल मीडिया ड्यूरिंग कम्युनल राइट्स। तो ये सब
अदर टाइप के एथिकल इश्यूज हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी या फेशियल वाइज फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ये इमर्जिंग एथिकल कंसर्न है इन डिजिटल स्पेस। तो बट डिजि ये उत्तराखंड सॉरी इन्वायरमेंट का लास्ट टाइम पूछ रखा है। इससे पहले कुछ एग्जाम्स में मेडिकल एथिक्स के बारे में पूछा है। अगला हो गया जो थ्योरीज हैं। थ्योरीज से लास्ट टाइम पे मेरे हिसाब से वर्च्यू एथिक्स पे क्वेश्चन था। हाँ भैया। कार्डिनल वर्च्यूज। तो जो हम्म, एक शॉर्ट में देखेंगे हमने जो थ्योरीज होती है, नॉर्मेटिव एथिक्स थ्योरीज। ये है थ्री टाइप्स की। पहली इसमें हम यूटिलिटेरियनिज्म लिखते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म आया है जेरेमी बेंथम वगैरह जो स्कॉलर हैं उनसे। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? एक नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी है जो इवेल्युएट करती है मॉरलिटी ऑफ एक्शन। इवेल्युएट मॉरलिटी ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन देयर देयर आउटकम। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे क्या एंड जस्टिफाई करता है मीन्स को। अगर हम मीन्स एंड एंड वाली डिबेट देखें तो यहाँ जो यूटिलिटेरियंस होते हैं वो केवल एंड पे भरोसा करते हैं। मान लो आपने एग्जाम निकाल दिया चीटिंग से, फिर भी वो राइट है क्योंकि उसका एंड अच्छा है। तो यूटिलिटेरियनिज्म इज अ नॉर्मेटिक एथिकल थ्योरी दैट इवेल्युएट्स द मोरालिटी ऑफ एक्शंस बेस्ड ऑन देयर आउटकम। सेंट्रल आइडिया है इसका कि an action is morally right if it produces the greater amount of goods for greater number of peoples. um, Central idea, greater amount of goods for greater number of peoples। इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म कि द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ द एक्शन डिटरमाइंड सोनली बाय इट्स कॉन्सिक्वेंस। दूसरा यूटिलिटी, द मेजर ऑफ गुड और हैप्पीनेस प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्शन। एंड मैक्सिमाइजेशन, एम क्या है? एम टू मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस और यूटिलिटी। पहला है कॉन्सिक्वेंशलिज्म कि जो भी राइटनेस एंड रॉन्गनेस होगी एक्शन की, राइटनेस एंड wrongness of action determined by its outcome, determined by solely on its consequence। कॉन्सिक्वेंस। फिर यूटिलिटी, मेजर ऑफ
ये काम आएगा आपका केस स्टडीज में भी। गुड और हैप्पीनेस प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन मैक्सिमाइजेशन। एम टू मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस। इसके टाइप होते हैं, एक तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म और रूल यूटिलिटेरियनिज्म। जो एक्ट है वो इवेल्युएट करता है इंडिविजुअल का एक्शन बेस्ड ऑन कि ये हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर रहा है या नहीं। और रूल यूटिलिटेरियनिज्म जो होता है वो रूल्स गवर्निंग एक्शन। ये बिलीव करता है अधेरेंस ऑफ रूल्स दैट जनरली मैक्सिमम हैप्पीनेस, जो एक बेटर आउटकम आपको देगा। एग्जाम्पल है इसके हेल्थ केयर में। मान लो कोई केस स्टडी ऐसी आती है कि लिमिटेड वैक्सीन हैं और ज्यादा लोग हैं और उसमें हर एज ग्रुप के मेंबर्स हैं। इसमें बच्चे हैं, वुमेन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। लेकिन आपके पास वैक्सीन लिमिटेड है और अगर वैक्सीन में नहीं मिली तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कोई भी केस स्टडी में, कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है उसमें से आप उसको हेल्प प्रोवाइड करोगे। या फ्लड वाली सिचुएशन है, सबको हमें कहीं और भेजना है। तो वो भी वहां भी अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग हैं। तो सबसे पहले आप किसकी हेल्प करोगे? तो वहां पे जो एथिक्स की, ये नॉर्मेटिव एथिक्स की यूटिलिटेरियनिज्म वाली थ्योरी है वो काम आती है। आप इनको लिख सकते हो लाइक हेल्थ केयर allocating limited resources to treatment that benefit most people। पब्लिक पॉलिसी में काम आती है। implementing laws and policies that promote overall well-being of society। implementing laws and policies that promote overall well-being of society। overall well-being of society। फिर इसके बाद आता है इसका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इसलिए होता है यूटिलिटेरियनिस्ट जो है उनका, कि कैन जस्टिफाई मॉरली क्वेश्चनेबल एक्शंस इफ द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर। तो प्रोसेस जैसे मैंने कहा कि चीटिंग से आप पास हो रहे हो, आप टॉप कर रहे हो, बट वो मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है जो प्रोसेस है। एंड डिफिकल्ट टू मेजर द एंड कंपेयर यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट एक्शंस। तो हैप्पीनेस को हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। कैन जस्टिफाई morally questionable actions if they result in greater overall happiness। and difficult to measure and compare the utility of different actions। difficult to measure and compare
utility of different actions. ये हमने किया यूटिलिटेरियनिज्म। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी भी एक नॉर्मेटिक एथिकल थ्योरी का एक पार्ट है जो फोकस करता है इनहेरेंट राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ एक्शंस देमसेल्फ। ये क्या करेगा, ये पूरा प्रोसेस पे डिपेंड करेगा रेदर देन देयर कॉन्सिक्वेंस। मतलब जो गांधी जी बोलते हैं, मीन्स जस्टिफाई द एंड। आपका मीन्स अच्छा होना चाहिए। चोरी चोरा हुआ, चोरी चोरा में मीन्स रॉन्ग हो गया तो उन्होंने पूरा मूवमेंट सस्पेंड कर दिया। तो जो इम्मानुएल कांत है, उन्होंने ये डियोंटोलॉजी वाली थ्योरी दी। तो डियोंटोलॉजी इज द नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी दैट फोकसेस ऑन द इनहेरेंट राइटनेस और wrongness of actions themselves rather than their consequences। consequences। तो it emphasized on duties and rules। जैसे इसके पहला पार्ट होता है ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, कि एक्शंस आर मॉरली ऑब्लिगेटरी या परमिसेबल या फॉरबिडन बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स और ड्यूटीज। एक्शंस आर morally obligated based on set of rules or duties। दूसरा है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये कुछ एक्शंस हैं जो इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग हो सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर आउटकम्स। वही ऑनेस्टी वाला, आप कितना ऑनेस्ट होके कोई काम कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि वो आपको एक अच्छा आउटकम दे, बट वो इनहेरेंटली क्या है, राइट है। सर्टेन एक्शंस आर राइट और रॉन्ग regardless of outcomes। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी, कि moral values should be applicable universally। मीनिंग क्या हुआ इसका, कि कोई भी एक्शन राइट एक पर्सन के लिए है तो वो हर सर्कमस्टेंसेस में राइट होना चाहिए। इफ एन एक्शन इज राइट फॉर वन पर्सन, वन पर्सन, it should be right for everyone in similar circumstances। It should be right for
everyone in similar circumstances. जो फिलोसफर्स थे, एम्यूनल कांत इसके, आप लिख सकते हो किसने दी, फिलोसफर एम्यूनल कांत। अभी इन कांत को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनसे भी क्वेश्चन आ रखे हैं बाद। तो इन्होंने एडवोकेट किया कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ये क्या है? यही प्रिंसिपल देता है कि वन शुड एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू मैक्सिम्स दैट कैन बी यूनिवर्सलाइज्ड। मतलब यूनिवर्सली वो हर कंडीशन में सही होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल है ऑनेस्टी एंड जस्टिस। ऑनेस्टी एंड जस्टिस की ऑनेस्टी क्या है? ऑलवेज ट्राइंग टेलिंग द ट्रूथ regardless of their consequences. Justice stating people fairly and respecting their rights। अगर इवन अगर वो कम ओवरऑल हैप्पीनेस को कम भी कर रहा है, तो जस्टिस एक इसका एग्जांपल हो गया। फिर इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, कैन बी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। क्रिटिसिज्म रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, कि ये वो नहीं बता रहा है, वो सिचुएशन नहीं बता रहा है वेयर ब्रेकिंग ए रूल माइट लीड टू बेटर आउटकम। जैसे कोई कोई पीडीएस पीडीएस कोई सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह है, तो आप उससे राशन बांटना है। कोई ओल्ड एज लेडी है जिसके पास कुछ नहीं है, बट उसे क्या देना है, उसको डिनाई कर दिया जा रहा है राशन ड्यू टू उसके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब वहां पे ये काफी रिजिड हो जाते हैं। तो क्रिटिसाइज वहां पे होता है कि हम वो नीडी को देने के लिए रूल को ब्रेक करें, क्योंकि उसका आउटकम अच्छा होगा, बट प्रोसेस वो सही नहीं होगी। तो इसलिए ये क्रिटिसाइज किया जाता है, मे लीड टू कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये क्रिटिसिज्म हो गया, एग्जाम्पल हो गया, फिलोसफर्स हो गया, इसके कुछ पार्ट्स हो गए, एंड एक इंट्रो हो गया। अगर आएगा तो आप टैकल कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम का आया था, कार्डिनल वर्च्यू, वर्च्यू एथिक्स। एरिस्टोटल ने दिया, या प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने। तो वर्च्यू एथिक्स क्या रहता है? ये भी एक नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी है दैट emphasizes द डेवलपमेंट ऑफ वर्च्यू या वर्चुअस कैरेक्टर, मॉरल वर्च्यूज ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल बिहेवियर रेदर देन। ये ना रूल्स पे फोकस करता है ना कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस करता है, केवल जो वर्च्यूज है उन्हीं पे फोकस करता है। जैसे करेज हो गया, ऑनेस्टी हो गया, कंपैशन, विजडम। तो वर्च्यू एथिक्स इज द नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरी दैट emphasize the development of virtuous character traits, virtue and moral virtues
basis of moral behavior rather than focusing on rules and consequences। तो इन तीनों के कभी कभी डिफरेंसेस भी आ जाते हैं जो नॉर्मेटिव थ्योरी है। अब इसके पार्ट हैं पहले कैरेक्टर बेस्ड। कैरेक्टर बेस्ड एथिक्स लाइक फोकस करता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वन शुड बी रेदर देन एन कोई एक्शन पे। एक्शन से इसका कोई लेना देना ही नहीं है किसी वर्क आउटकम। ये देखता है कि इंसान कैसा है। फोकस ऑन व्हाट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वन शुड बी। वन शुड बी रेदर देन फोकसिंग ऑन रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस या ऑन स्पेसिफिक एक्शंस। एक तो कैरेक्टर बेस्ड एथिक्स होगी। फिर उसके बाद वर्च्यूज। क्या क्या वर्च्यू होने चाहिए? पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स सच एज करेज, ऑनेस्टी, कंपैशन, विजडम दैट इनेबल इंडिविजुअल्स टू फ्लरिश। और इसका मेन एम क्या है? लाइफ, लिव ए गुड लाइफ। तीसरा है फ्लरिशिंग या वेलबींग, मतलब अल्टीमेट एम। अल्टीमेट गोल होना चाहिए ह्यूमन लाइफ का अकॉर्डिंग टू वर्च्यू। जो अल्टीमेट एम क्या है ह्यूमन लाइफ का? वेलबींग या फ्लरिशिंग वेल, एक अच्छा इंसान अकॉर्डिंग टू वर्च्यू एथिक्स। जो फिलोसफर्स इनसे रिलेटेड थे वो है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने एडवोकेट किया फॉर गोल्डन मीन। ये भी काम आएगा। जो मध्यम मार्ग हम कहते हैं बुद्धिज्म में, मिडिल पाथ, तो वही अरिस्टोटल ने भी यहाँ पे गोल्डन मीन की बात की थी। एडवोकेटेड फॉर द गोल्डन गोल्डन मीन, एक बैलेंस बिटवीन एक्सेस और डिफिशियंसी इन ए कैरेक्टर ट्रेट। इसके एग्जांपल लिखी दिए हमने। करेज हो गया, कंपैशन हो गया। तो करेज में आप लिख सकते हो कि एक्टिंग ब्रेवली इन द फेस ऑफ फियर एंड एडवर्सिटी। एक्टिव एक्टिंग ब्रेवली इन द फेस ऑफ फियर और एडवर्सिटी एंड शोइंग कंपैशन क्या है? शोइंग एम्पैथी एंड कंसर्न्स फॉर अदर, कंसर्न्स फॉर अदर। ये भी क्रिटिसाइज होता है। इसका भी क्रिटिसिज्म है जो कहते कि लैक्स क्लियर गाइडेंस और
स्पेसिफिक ऑन स्पेसिफिक एक्शंस, मतलब लेस प्रैक्टिकल है टू रिजॉल्विंग एथिकल या मॉरल डिलेमास। एंड जो जो डेफिनेशन है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्च्यूज, ये कल्चर्स पे, इंडिविजुअल्स पे, सब जगह मतलब डिफरेंट रहता है। तो सब्जेक्टिविटी काफी है। सब्जेक्टिविटी, virtues can be vary between cultures and individuals। एक यूटोपियन आइडियाज बोलते हैं ना, जो प्रैक्टिकल नहीं है। लैक्स क्लियर गाइडलाइंस ऑन स्पेसिफिक एक्शंस, मेकिंग इट लेस प्रैक्टिकल। तो अब हम तीनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद आज का हम फिनिश करते हैं। पहला कौन सा था? यूटिलिटेरियनिज्म, डियंटोलॉजी एंड वर्च्यू एथिक्स। यूटिलिटेरियनिज्म फोकस कर रहा था कॉन्सिक्वेंसेस, एंड एम क्या था? टू मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस। डियंटोलॉजी ड्यूटीज एंड रूल्स पे। ये भी जो कंसिडर करता था, कंसिडरिंग सम एक्शंस जो इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग हो सकते हैं। एंड वर्च्यू एथिक्स जो थी, इसका जो मेन सेंटर था, मेन फोकस था, वो था कैरेक्टर एंड वर्च्यूज पे। तो मेन एम जो वर्च्यू एथिक्स का था, सीकिंग टू कल्टिवेट ए गुड एंड फ्लरिशिंग लाइफ। गुड एंड फ्लरिशिंग लाइफ। जो इसके प्रोपोनेंट थे फिलोसफर्स, इससे रिलेटेड है, वो है जेरेमी बेंथम, यहाँ इमेनुअल कांत, एंड यहाँ पे है एरिस्टोटल, प्लेटो, इतने भी ग्रीक फिलोसफर्स। तो इस पे या डिफरेंस आ सकता है, या लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आ रखा है वर्च्यू एथिक्स पे। ठीक है। ओके। एक टॉपिक और करोगे छोटा सा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। कर लेते हैं भैया। चल ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या डिटर्मिनेंट्स है एथिक्स के। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स।
पहले तो कल हमने जो पढ़ा था सोर्सेस, सोर्सेस में सबसे पहले क्या था, क्या क्या पढ़ा था? रिलीजन। रिलीजन। तो पहला डिटर्मिनेंट यहाँ पे रिलीजन ही है। रिलीजन क्या प्रोवाइड करता है? एक मॉरल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन डिवाइन कमांडमेंट्स या स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स इन्फ्लुएंसिंग एथिकल बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। रिलीजन provides moral framework based on spiritual teachings influencing ethical behavior and decision making। इसके एग्जाम्पल हैं जो बुद्धिज्म में 5 प्रीसेप्ट्स बोलते हैं कि एथिकल प्रिंसिपल्स सच एज abstaining फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग, अपने फॉलोअर्स को 5 precepts ऑफ बुद्धिज्म, लाइक abstaining from killing, नॉन वायलेंस कह लो, एंड स्टीलिंग। रिलीजन के बाद अगला क्या पढ़ा था हमने? कौन सा डिटर्मिनेंट था? कल्चर। ठीक है। हाँ जी भैया। कल्चर, कल्चर में क्या क्या होते हैं? बिलीफ हो गया, कस्टम्स हो गया, एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी शेपिंग इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। बिलीफ्स, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी शेपिंग इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हो, हॉस्पिटैलिटी जो मिडिल ईस्टर्न कल्चर में है, वो क्या किस पे एम्फेसाइज करती है? एक एथिकल ड्यूटी टू बी हॉस्पिटेबल फॉर देयर गेस्ट या रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इन मनी एशियन कल्चर्स। तो हॉस्पिटैलिटी इन मिडिल ईस्टर्न कल्चर्स, ये एम्फेसाइज करता है एक एथिकल ड्यूटी टू बी हॉस्पिटेबल, एथिकल ड्यूटी टू बी हॉस्पिटेबल टू गेस्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स भी बोल सकते हो कहीं। क्या है? कल्चरल नॉर्म ही है टू डिक्टेट शोइंग रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ओल्डर फैमिली मेंबर्स। अगला आ गया जुडिशियरी। जुडिशियरी तो जुडिशियरी का काम क्या है? टू इन्फोर्स लॉज इंश्योरिंग जस्टिस एंड एथिकल कंडक्ट विद ए लीगल फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट रूलिंग्स,
जो कोर्ट की रूलिंग्स होगी वो अफेक्ट करेगी ह्यूमन राइट, सच एज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड जुडिशियल रिव्यू, ensuring laws align with ethical standard and constitutional principles। तो ये जुडिशरी होगी, रिलीजन, कल्चर, जुडिशरी, हर एक के एक एक दो दो एग्जाम्पल। अगला कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का एक फंडामेंटल ड्यूटीज या प्रिंसिपल्स राइट्स आपको देता है टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर एथिकल गवर्नेंस एंड लीगल सिस्टम। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? बिल ऑफ राइट्स, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स फ्रीडम्स एंड राइट गाइडिंग एथिकल बिहेवियर इन गवर्नेंस। डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आउटलाइन करता है एथिकल ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, एथिकल ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। फिर क्या कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते सकते हैं एथिकल बिहेवियर के लिए? रोल मॉडल, लाइक महात्मा गांधी एग्जाम्पल। तो महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथफुलनेस ये भी इंस्पायर करता है एथिकल बिहेवियर को। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथफुलनेस इंस्पायर एथिकल बिहेवियर। नेल्सन मंडेला का जो डेडिकेशन था जस्टिस के लिए, नेल्सन मंडेला dedication to justice and equality serves as ethical guide, dedication to justice and equality। फिर आपका कॉन्शियंस, ये क्या है? इंडिविजुअल्स का इंटरनल सेंस है, इंडिविजुअल्स इंटरनल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। राइट ऑन रॉन्ग जो पर्सनल एथिकल डिसीजंस को गाइड करता है। एग्जाम्पल फॉर गाइडिंग पर्सनल एथिकल डिसीजंस। एग्जाम्पल है इसका मॉरल डिलेमास, चूजिंग टू रिटर्न, मतलब हमें कोई वॉलेट मिला है तो हम चूज कर रहे हैं उसे रिटर्न करने का।
क्योंकि हमारा इंटरनल सेंस ऑफ ऑनेस्टी हमें बोल रही है कि हमें ये रिटर्न कर देना चाहिए, ये हमारा नहीं है। दूसरा, एथिकल रिफ्लेक्शंस। मान लो कोई भी एथिकल डिसीजन हम लेंगे लाइफ में तो उसका हमें प्राइड फील होगा, और अनएथिकल डिसीजन होगा उसका हमें गिल्टी ही फील होगा। तो ये एक एथिकल रिफ्लेक्शन भी हमारा कॉन्शियंस ही हमें प्रोवाइड कराता है। फैमिली एंड टीचर्स। नेक्स्ट, फैमिली एंड टीचर क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एथिकल वैल्यूज देने के लिए। एंड अर्ली डेवलपमेंट में, जो अर्ली डेवलपमेंट होता है जो अर्ली ईयर्स में, इसमें पेरेंटल गाइडेंस होगी। एग्जाम्पल, पेरेंटल गाइडेंस टीचिंग चिल्ड्रन टू बी ऑनेस्ट एंड रेस्पेक्टफुल। एंड एजुकेशनल इन्फ्लुएंस, टीचर्स क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस इन क्लासरूम। प्रमोट्स इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस इन क्लासरूम। फिर एक लिख लेना, लॉ। काफी हो गए, अगर इसमें से पांच या छह भी आपको याद रहे तो इनफ है। तो लॉ क्या है? एक फॉर्मल रूल है, रेगुलेशंस है, जो डिफाइन करता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर, प्रोवाइड फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट डिफाइन acceptable behavior and enforce ethical standard in society. एग्जाम्पल के लिए एंटी करप्शन लॉ, इन्वायरमेंटल लॉज, इन्वायरमेंटल लॉज रेगुलेट करता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंटी करप्शन क्या एम है? टू प्रिवेंट ब्राइबरी एंड एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करता है। फिर आप एक लास्ट लिख सकते हो, सोसाइटी। सोसाइटी भी एक डिटर्मिनेंट है एथिकल बिहेवियर का। तो सोसाइटी एक कलेक्टिव एंटाइटी है जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे एथिकल बिहेवियर थ्रू सोशल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस, कलेक्टिव वैल्यूज। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें, कम्युनिटी स्टैंडर्ड। जो सोशल प्रेशर आता है टू conform to a ethical behavior such as honesty and cooperation. Social pressure to conform